लास्ट हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जो है कि हम बातें कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि एक आध बार जो है कि एक आध बार क्या 2-3 बार, एक आध बार यूपीएससी में, एक आध बार और स्टेट सिविल सर्विस में ये पूरा नाम पूछा हुआ है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो और किसी का पूरा नाम पता हो या ना हो, इसका कम से कम आपको पूरा नाम जो है कि पता होना चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि बनी कैसे। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या कि 1599 में लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो है ना, और लॉर्ड मेयो के अध्यक्षता में एक जो है कि कमेटी बनी, कमेटी, और उसी के बेस पे एक कंपनी बनती है। और उसके बाद उस समय रानी कौन थी, महारानी कौन थी, महारानी या क्वीन, क्वीन कौन थी, एलिजाबेथ, 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 एलिजाबेथ जो है कि क्वीन थी, एलिजाबेथ। और उन्होंने जो है कि क्या किया, सबसे पहले ये इसमें कमेटी बनी और इस बेस पे एक ग्रुप बना, और उसी ग्रुप आगे चल के वही ग्रुप जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि स्टेज आता है आपका 600 AD का, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, यानी कि स्टेब्लिशमेंट हो गया उसका। हालांकि वह इंडिया अभी नहीं आती है, अभी वहीं पे रहती है यूरोप में, इंडिया से अभी इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है ना। अब वहां पे इस समय राजा कौन थे, राजा थे इस समय, ये तो महारानी थी एलिजाबेथ, और इनके थ्रू क्या हुआ था, एक चीज और, इनके थ्रू 15 ईयर के लिए मोनोपोली दे दी गई, मोनोपोली, या कह लीजिए कि एकाधिकार पत्र दे दिया गया, एकाधिकार पत्र, यानी कि ब्रिटेन की अब एक ही कंपनी होगी, कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया या कह लीजिए कि ईस्टर्न जो आपकी कंट्री हैं उनसे ट्रेड करेगी। अच्छा एक चीज बताइए थोड़ा सा, जैसे इंडिया हो गया, या मुख्य रूप से देखिए आपका एशिया हो गया, एशिया, ठीक है, कंप्लीट रूप से, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं, पूर्व का देश बोलते हैं। जबकि आपका अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इनको वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, पश्चिमी देश बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, अरेबियन सी कौन है, अरेबियन सी से डिवाइड कर देंगे तो जो है कि आपका जो वेस्ट एशिया है वो भी तो जो है कि आपका कह लीजिए पश्चिमी देशों का पार्ट हो जाना चाहिए, वेस्टर्न कंट्री का पार्ट हो जाना चाहिए। फिर एशिया का पार्ट क्यों होगा, वो भी ईस्टर्न एशिया, ईस्ट का जो है कि पार्ट क्यों होगा, पूर्वोत्तर का। ये एक्चुअली ज्योग्राफी का टॉपिक है, सर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब मैपिंग का टॉपिक देखेंगे ना, मैपिंग का टॉपिक, ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री मेरिडियन, जिसको दूसरा नाम सुना है 0 डिग्री मेरिडियन, नहीं सुना है, नहीं सुना है, ग्रीनविच लाइन का नाम सुना है ग्रीनविच लाइन का यही है 0 डिग्री मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन एक जो है कि रिसर्च सेंटर है, वेधशाला है, कहाँ पे, लंदन में, लंदन से थोड़े डिस्टेंस पे है ग्रीनविच। वहीं पे जो है कि साइंटिस्टों की मीटिंग हुई और वहीं से पहली लाइन जो है कि पहली लॉन्गिट्यूड ड्रॉ की गई अर्थ के सरफेस पे, इसीलिए इसे बोला जाता है प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। तो 0 डिग्री मेरिडियन से ईस्ट साइड में चले जाइए, ईस्ट तो पूर्व के देश हो गए, ईस्टर्न कंट्री हो गए, और उससे वेस्ट में चले जाइए, वो क्या हो गए, वेस्टर्न कंट्री। तो ऐसे ही जो है डिसाइड हो जाता है। बस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये इस सीन के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे कंपनी बन गई, और राजा कौन था,
नहीं, वहां पे ब्रिटेन में राजा कौन था, रूलर कौन था, ब्रिटिश रूलर। ब्रिटिश रूलर देखा जाए यानी कि ब्रिटेन का राजा कौन था, राजा, तो राजा थे जेम्स प्रथम। जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट में सिचुएशन ये थी कि जेम्स फर्स्ट ने सुन रखा था, क्या सुन रखा था, इन्होंने सुन रखा था कि भारत में जो है कि एक बहुत ही महान राजा, ग्रेट रूलर है, ग्रेट रूलर, महान राजा। और वो महान राजा कौन है, राजा कौन, अभी औरंगजेब को जबरदस्ती क्यों लेके आ रहे हो, अभी औरंगजेब नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। और नाम उसका क्या सुना था, ग्रेट रूलर का, ग्रेट रूलर क्या नाम था, अकबर। अकबर क्या नाम सुन रखा था, अकबर का, कि भारत में एक बहुत ही अच्छा राजा है, वैसे भी फेमस रूलर है अकबर, अपने जो है कि टेन्योर के लिए, अपने कार्यकाल के लिए बहुत ही फेमस है। ये बहुत ही लिबरल थॉट का था, है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ें नहीं करता था, बैलेंस बना के रखता था, कल्चरल एंड रिलीजियस बैलेंस जो है कि स्थापित करता था। पीसफुल इसका टेन्योर रहा, बहुत ज़्यादा पीसफुल वगैरह तो नहीं रहा, लेकिन ठीक है, औरों से बेहतर रहा कंपैरिजन में देखा जाए तो, है ना। इसीलिए इसे ग्रेट अकबर कहा जाता है, महान अकबर, ठीक है। तो इन्होंने नाम सुन रखा था, किसने नाम सुन रखा था, जेम्स फर्स्ट ने। और जेम्स फर्स्ट कहां के राजा थे, ब्रिटेन के, ठीक है। इन्होंने सुन रखा था कि भारत में एक बहुत अच्छा महान राजा है, और अकबर के नाम से इन्होंने क्या काम किया ना, अकबर के नाम से एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उस पत्र को एक पर्सन को दिया जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन के हॉकिंस को जो है कि हैंड ओवर किया, और कैप्टन हॉकिंस को दे करके कहा कि जाओ भारत और अकबर से मिल के आओ। और जैसे भारत में अन्य जो है कि ब्रिटिश कंपनियां हैं, जैसे डेनमार्क है, डेनिश कंपनी है, साथ साथ पुर्तगीज है, अभी तक 2 कंपनियां आ गई थी ना भारत में, वो ट्रेड अपना स्टार्ट कर दी थी भारत में। तो इस सिचुएशन में उनका कहना ये था कि आप भी जाओ भारत में, और भारत में थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह करो, कुछ परमिशन वगैरह लो, हम भी जो है कि ट्रेड स्टार्ट करें। तो ट्रेड के पर्पज क्या था, ट्रेड का था, ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, आप जो है कि ट्रेड के लिए कुछ फैसिलिटी जो है कि अचीव करना, किससे, अकबर से। अकबर का नाम का लेटर लेके पहुंचे, और लेटर लेके पहुंचे कब, 1608 में। अब देखिए कंपनी बनी कब, कंपनी कब बनी, 1600 में। लेटर लेके पहुंचे कब, 1608 एडी में। और यहाँ पे पहुंचे ना तो 1605 एडी में ही यहाँ पे अकबर की डेथ हो चुकी थी। किसकी डेथ हो गई थी, अकबर की। राजा चेंज हो गया था, राजा कौन बना अकबर के बाद, कौन बना, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर राजा बना। जहांगीर यानी कि यहां पे राजा कौन था, जहांगीर राजा था। वो गया और जाके लेटर पकड़ा दिया, कहा कि सम्राट अकबर को कैप्टन हॉकिंस का नजराना स्वीकार किया जाए। कहते कि पगला आ गए हो क्या, हम जहांगीर नहीं हैं, सॉरी हम अकबर नहीं, हम कौन हैं, जहांगीर हैं। अकबर हमारा पिता था, उसकी डेथ हो गई, कोई बात नहीं, आओ बैठो। बिठाया उठा, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह दिया। उसके बाद देखा जाता है, अच्छा एक चीज़ और, छोटे मोटे एग्जाम्स में एक चीज़ और पूछा जाता है, ये जो कैप्टन हॉकिंस आया था ना, कैप्टन हॉकिंस आया था भारत, तो वो किस जहाज से भारत आया था, जहाज कौन सी थी, तो जहाज थी आपकी हेक्टर, जहाज हेक्टर थी। जहाज का क्या नाम था, हेक्टर। हेक्टर के द्वारा वो भारत आया था।
ये छोटे मोटे एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस जब आया था भारत तो किस जहाज से आया था। ठीक है, ऐसे जहाजों वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं। वास्को डी गामा से भी पूछे हैं किस जहाज से जो है कि कौन से जहाज लेकर आया था भारत, कितने जहाज लेके आया था भारत। उसके बाद इनसे भी पूछा गया कैप्टन हॉकिंस किस जो है कि जहाज से आते हैं भारत। उसके बाद एक और जगह जहाजों की बारी आती है जब राउंड टेबल टॉक होता है, राउंड टेबल टॉक, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कब होता है, किसके टेन्योर में, किस टाइम पीरियड में होता है? तो महात्मा गांधी के टाइम एरा में होता है। महात्मा गांधी 1930, 31, 32 इस तरीके से करके 3 गोलमेज जो है कि राउंड टेबल टॉक होता है। और उस राउंड टेबल टॉक में सेकंड वाले में महात्मा गांधी जो है कि गए थे कहां पे, ब्रिटिश राउंड टेबल टॉक के लिए। तो वो ही जिस जहाज से गए थे उस जहाज को भी पूछता है कि कौन सी जहाज से गए थे, है ना। तो इस तरीके कुछ जहाजों से जो है कि प्रश्न पूछते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये आए कैप्टन हॉकिंस दरबार में आए, तो दरबार में आए तो ये फारसी के क्या थे, विद्वान थे, विद्वान, फारसी इनको आती थी। और इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गया, प्रभावित हुआ कौन, जहांगीर। और जहांगीर प्रभावित होकर इनको अपने राज्य में 400 मनसब, 400 मनसब हुआ जागीर प्रदान की, जागीर प्रदान की, 400 मनसब और जागीर प्रदान की। और कहा कि आप रहिए यहीं पे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, पहली बार अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये पहली बार क्या होती है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। और कैप्टन हॉकिंस जो है कि आए तो इनको परमिशन चाहिए था, किसके लिए, ट्रेड फैक्ट्री के लिए, ट्रेड फैसिलिटी चाहिए थी। और ट्रेड फैसिलिटी पहली बार इनको जो है कि मिल गया, दे दिया गया, है ना। कहाँ के लिए दिया गया, सूरत की। सूरत में जहांगीर ने कहा कि आप क्या कीजिए, अपनी फैक्ट्री खोल लीजिए। लेकिन तब तक हो गया खेल, और खेल क्या हो गया, यहाँ पे षड्यंत्र हो गया। पुर्तगालियों, जो पुर्तगीज थे ना, पुर्तगीज ने ट्रैप किया, वो थोड़ा सा जो है कि भड़का दिए जहांगीर को, है कि नहीं, गलत बात है, ये आपको फंसा लेंगे सब, सही आदमी नहीं है, इनका कैरेक्टर सही नहीं है, रिकॉर्ड सही नहीं, हम पास रहते हैं ना। जैसे सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः एक प्रैक्टिकल चीज देखा जाए तो गांव वगैरह में देखा जाए या कॉलोनी वगैरह में, जब किसी की शादी फिक्स होती है ना तो लोग बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं, है ना। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, लड़की वाले के यहाँ या लड़के वाले के यहाँ पटीदारी में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे नाराज चल रहा है, तो जहाँ पे शादी की बात चल रही वहाँ पर, अरे हम पास में ही रहते हैं, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे आदमी नहीं है, इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इनका रहन सहन, इनका ट्रेडिशन, घर वगैरह, अरे जानते नहीं, घर में इनके जो है कि असाध्य रोग बता दिए कि इनको ये जो है कि असाध्य रोग था। अब सामने वाले को नहीं मैटर कि वो रियल है कि सही है, कितना सही है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसे तो बस इतना पता है कि आप पास रहते हो, आप ज़्यादा करीब हो, और आप लॉन्ग टाइम से वहाँ पे जो है कि आप मैनेज किए हो, तो इनको ऑब्जर्व किए हो, तो आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे होगे। उसके बाद सारा मामला रफा दफा हो जाता है। सेम यहाँ पे सिचुएशन आ गई। पुर्तगीज क्या थे, यूरोपीय थे, और ब्रिटिशर्स भी यूरोपीय थे, तो उन्होंने कान भर दी जहांगीर की, और जहांगीर ने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत आदमी है सब, ये आपका राज्य हड़प कर लेंगे, इनको परमिशन नहीं देना। तो एक मर्तबा जो सूरत में खोली जा रही थी ना, इसको कैंसिल कर दिया गया, है ना। इसीलिए कई जगह देखेंगे ना तो आपको ये चीजें लिखा मिलता है कि भाई पहली बार जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में कोठी खोल दी, लेकिन फिर आगे जाके लिख दिया जाता है कि वहां पे जो है कि इन्होंने खोलने का प्रयास किया लेकिन असफल किया, खुल नहीं पाई थी। ठीक है, यानी कि ये असफल जो है कि ट्राई किया गया था, यहाँ पे ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। उसके बाद पहली बार जो है कि 1611 में मसूलीपट्टनम में पहली बार मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई, फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरी फैक्ट्री, अब दूसरी फैक्ट्री अस्थायी रूप से देखा जाए ना, दूसरी फैक्ट्री सेकंड खोली गई 1613 में सूरत
सूरत में। अब देखिए पहली क्या की गई, सूरत में ट्राई की गई लेकिन असफल रहा। दूसरा सफल रहा कहाँ, मसूलीपट्टनम में। फिर दूसरा जो है कि सफल कहाँ रहा, पहला सफल ये रहा और दूसरा सफल ये रहा 1613 में, कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया नेक्स्ट, तो 1632 में इन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या इसे हिंदी में कहते हैं सुनहरा फरमान। और सुनहरा फरमान कहां से जो है कि ये साइन किया, तो गोलकुंडा के शासक गोलकुंडा के शासक थे, राजा थे, शासक, और इनसे जो है कि आपका सुनहरा फरमान जो है कि साइन कर लिया गया। और इसकी कास्ट क्या रखी गई, तो 5 पैगोडा 500 पैगोडा वार्षिक, ये प्रतिवर्ष है, वार्षिक ये जो है कि सिस्टम देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि बात आ जाती है आपकी, ये लोग क्या करते हैं कि 1639 एडी में अब एक जगह था, है ना, अब एक जगह था मद्रास एक प्लेस था, मद्रास को इन्होंने फ्रांसिस डे नामक एक रूलर थे, कहां के, चंद्रगिरी के। फ्रांसिस डे कहां के रूलर थे ये, चंद्रगिरी के, चंद्रनगर नहीं, चंद्रगिरी के जो है कि रूलर थे। और इनसे जो है कि मद्रास पट्टे पे यानी लीज पे पट्टे पे प्राप्त किया। लीज तो समझते होंगे, लीज क्या होता है, पट्टा, यानी कि पूरे टाइम के लिए एक जो है कि टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के लिए फिक्स अमाउंट में जो है कि कोई एक बड़ा लैंड एरिया एक्वायर कर लिया जाता है ना, कुछ शुल्क देके या फी देके, उसे ही कहा जाता है क्या, लीज सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद यहीं पर जो है कि चंद्रगिरी में ही यहीं पर काम किया गया क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई, स्टेब्लिश किया गया। कब स्टेब्लिश किया गया ये, तो इसी टाइम में स्टेब्लिश किया गया। अच्छा, ये आगे चल के डेवलप हुआ किस फॉर्मेट में, किस सेंटर के रूप में डेवलप हुआ, तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में, एज ए ट्रेनिंग सेंटर, ओ सॉरी ये नहीं, वो तो कलकत्ता वाला, ठीक है, ये आगे चल के जो है ना, आगे चल के प्रेसिडेंसी के रूप में डेवलप हुआ। किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी, कौन कौन सी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी थी, किसकी, ब्रिटिश की। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो है कि 1651 एडी में, शाह सूजा। अब शाह सूजा कौन था, शाह सूजा कौन था, बताइए, शाह सूजा। मद्रास का रूलर, अरे वो तो ठीक ही, मद्रास का गवर्नर नहीं था, ये बंगाल का था। कहाँ का था, बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार। इसके अलावा ये कौन था, बंगाल का सूबेदार। इसके अलावा ये कौन था, शाह सूजा का कहीं नाम सुना है इतिहास में, नहीं, सुजाउद्दौला से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अभी हम बात कहाँ का नहीं है, ये तो देखो सुजाउद्दौला कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कब की, 1651। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं 1651 की। और यहाँ पे सुजाऊ दौला या सिराजू दौला कहाँ से आ जाएंगे, ये तो आपके 1700 एडी के बाद आएंगे, है ना। जब औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में, 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होगी उसके बाद ये लोग आएंगे, शाह सुजा, सिराजू दौला, ये लोग आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। ये कौन है, तो ये है आपके शाहजहां के पुत्रों में से एक, है ना। शाहजहां के कुल कितने पुत्र थे, शाहजहां के कुल 14 संतानें थी, और 14 में से 50-50 कर लीजिए, 50-50, तो 14 में से जो है कि 50% की डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। 7 बचे, और 7 में से जो है ना, 7 में से आपके 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, और इन्हीं 4 में से एक थे कौन, शाह सुजा। सबसे बड़ा कौन था, दारा सिको के बाद शाह सुजा दूसरा, शाह सुजा। उसके बाद नेक्स्ट था मुराद, और उसके बाद चौथा था आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब लास्ट मतलब कि था। ये 4 जो है कि पुत्र थे, इसमें से एक था कौन, शाह सुजा, और यही शाह सुजा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अभी शासन किसका चल रहा था, औरंगजेब का शासन था, और सूबेदार किसे बनाया गया था बंगाल का, शाह सुजा को। और शाह सुजा ने क्या काम किया, शाह सुजा ने 3000 वार्षिक रुपया लिया, है ना। और उसके बाद बंगाल का जो है, बंगाल से ट्रेड करने के लिए छूट दे दी, बंगाल से ट्रेड, यानी कि 3000 वार्षिक रुपए पर क्या किया, बंगाल से ट्रेड करने के लिए छूट दे दी। किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए छूट दे दी कि आप जो है कि क्या कीजिए। यहाँ पे औरंगजेब का शासन नहीं था, यहाँ पे अभी था शाहजहां, जहां अभी यहाँ पे शासन था। और इसकी डेथ होती है कब, 1658 में, और यहाँ पे राजा बनता है औरंगजेब। अब यहाँ पे राजा बनेगा औरंगजेब, कौन बन जाएगा, ठीक है। औरंगजेब राजा बनेगा, इतनी आसानी से नहीं बनता है। यहाँ पे कुछ समय के लिए, 1.5 साल तक जो है कि युद्ध चलता है, स्ट्रगल फॉर थ्रोन, है ना। चारों भाई आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। अब ये अलग, ये मिडवल हिस्ट्री का पार्ट है, तो वहां पे देखिएगा इसको, है ना, यहाँ पे इसको नहीं देखना है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे राजा चेंज हो जाता है, किंग चेंज हो जाता है, कौन, शाहजहां से औरंगजेब चेंज हो गया। फिर औरंगजेब ने जो आपका ये वाला सिस्टम था, इसको रिन्यू कर दिया। पहले दिया किसने था, शाह सुजा ने। शाह सुजा सबको मार के औरंगजेब क्या बना, राजा बना। और राजा बनने के बाद ही उसने क्या किया, ये जो फैसिलिटी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे क्या कर दिया, रिन्यू कर दिया, कहा कि कंटिन्यू चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंटिन्यू इसे कर दिया गया। उसके बाद जो है कि एक विशेष अधिकार दिया गया औरंगजेब द्वारा देखा जाता है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशेष अधिकार दिया गया, कब, 1680 एडी में। और यहाँ पे 2 टैक्स लगाए गए। एक तो नॉर्मल टैक्स लगाया गया 2.1% टैक्स लगाया गया टैक्स, और प्लस साथ में आपका 1.5% जजिया लगाया गया, जजिया। और इतने टैक्स के आधार पर औरंगजेब ने क्या काम किया, औरंगजेब ने अंग्रेजों को सभी वस्तुओं का व्यापार करने के लिए बंगाल में क्या किया, छूट दे दिया। कहा कि आप इतना टैक्स पे करो और आपको क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। आप बिना रोक टोक
बिना किसी बाउंडेशन के आप जितने भी गुड्स हैं सबका जो है कि ट्रेड आप इजीली कर सकते हैं। करते रहिए कंटिन्यूअसली, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हो गया क्या कांड, और यहाँ पे कांड क्या हुआ, अब अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज थोड़ा सा औरंगजेब को लाइटली ले लिए। यहाँ तक की बात हमने देखी। उसके बाद आ जाता है 1687 एडी। अब इसको जो है ना अंग्रेजों ने थोड़ा लाइटली ले लिया, लाइटली कहा कि यार झूठ मूठ का कहते हैं लोग कि औरंगजेब बहुत जो है कि क्रूएल जो है कि रूलर है या क्रूर शासक है, कितना अच्छा आदमी है, देखो ये सारा टैक्स दे दो, सारा फैसिलिटी हमें दे दिया, कहा कि बहुत बढ़िया है। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल वाला रीजन था वहां पे किलेबंदी शुरू कर दी, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी स्टार्ट कर दी, किलेबंदी स्टार्ट कर दी। कहां पे, बंगाल वाले। अभी तो बंगाली वाला रीजन है जहां पे ये सारा मैटर चल रहा है। अभी पूरा ओवरऑल इंडिया को तो कैप्चर ही नहीं किया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ओनली बंगाल रीजन ही है जिसे कैप्चर किया गया है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब वो आपका फोर्टिफिकेशन किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं ना, अब औरंगजेब हो जाता है नाराज, कहता है कि अच्छा मतलब तुम हमारे जो है कि अच्छे नेचर को जो है कि एडवांटेज ले लिए ज्यादा, कहा कि अभी तुम्हें सिखाते हैं। उसके बाद अटैक करता है, अटैक करता है। अब इस सिचुएशन में पहला टाइम ऐसा आता है जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी एंड मुगल आर्मी दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी। पहली बार ऐसा जो है कि टाइम पीरियड आता है यहाँ पे फोर्टिफिकेशन के टाइम कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल आर्मी दोनों क्या थे, आमने सामने थे, लड़ने के लिए लड़ाई हुई। और उसके बाद औरंगजेब ने कहा कि अच्छा हम तुम्हें फैसिलिटी दे रहे थे तो तुम हमें हल्के में ले लिए, आओ तुम्हें बताते हैं। उसके बाद अच्छे से दौड़ा के मारा ब्रिटिशर्स को, और अंग्रेजों को जब दौड़ा के मारा ना तो अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज भाग गए। कहाँ भाग के गए, एक प्लेस था फुल्टा आइलैंड, फुल्टा द्वीप यही अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है ना उसी साइड में एक जो है द्वीप पड़ता है फुल्टा आइलैंड या फुल्टा द्वीप, वहां पे अंग्रेज सारे भाग गए। और भागने के बाद एक पर्सन यहां से निकल के आता है जिसका नाम है जॉब चार्नक। जॉब चार्नक आता है। अब जॉब चार्नक कहता है कि चलो कोई टेंशन नहीं, गलती हो गई, हम तुम्हारा सुलह कराते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी था हेड वहां पे बंगाल का, उसका कान पकड़ता है और कान पकड़ के लेके जाता है कहाँ, औरंगजेब के दरबार में। और जाके औरंगजेब के सामने दो झापड़ देता है, कहता है कि पागल हो गए हो, समझ में नहीं आ रहा ये किसकी टेरिटरी है, ये टेरिटरी किसका है, राज्य किसका है, राज्य औरंगजेब का, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां का फोर्टिफिकेशन करने का। उल्टे दो चार जो है कि लापड़ लगाता है कंटाप उनको और कहता है कि देखो हम तो मना किए थे। औरंगजेब से कहता है क्या, हमने मना किया था, इन्हें डिनाई किया था कि आप जो है कि ऐसा कोई वर्क मत, लेकिन बच्चे हैं, गलती होगी, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, जल्दी पैर पड़ो, है ना। तो उसके बाद माफी भी मांगा जाता है। मीडिएटर कौन होता है, जॉब चार्नक। जॉब चार्नक के जो है कि लीडरशिप में एक यानी कि कह लीजिए कि एक तरीके से समझौता हो जाता है, सुलह हो जाता है, सुलह। और पुनः कब, इसी टाइम पीरियड में जिस टाइम ये सारा काम हुआ था 1687 एडी में फिर से जो है कि बंगाल ओपन कर दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद एक पर्सन और आता है, एक पर्सन 1698 एडी में
और ये पर्सन कौन है? अजीमुनसान। अजीमुनसान, अजीमुनसान पर्सन है, अजीमुनसान। अजीमुनसान ये कौन है? ये कौन है? ये औरंगजेब का पोता है ना? औरंगजेब का पोता है। अब ये क्या काम करता है? ये कहता है इनको कि देखो, जो हमारे दादाजी ने आपके लिए किया ना वो तो ठीक ही है, आप हमसे क्या काम करो, हमें आप 1300 रुपीज ईयरली दे दो, वार्षिक दे दीजिए, और हम आपको परमानेंट रूप से कह लीजिए कि 3 एरिया हम आपको दे देंगे, 3 एरिया। आप वहां से 3 एरिया टैक्स के लिए, ट्रेड के लिए नहीं देंगे, प्रॉपर हम वहां की आपकी जागीरदारी दे देंगे। क्या दे देंगे? जागीरदारी, जागीरदारी दे देंगे। और वो 3 रीजन कौन कौन से थे? तो 3 रीजन थे आपके, सुतानाती, गोविंदपुर और, ठीक है, इन 3 प्लेस की जमींदारी हम क्या करेंगे आपको। अब जमींदारी वगैरह क्या होता है ये आगे चल के आपको पता चले, बस यहाँ पे इतना समझिए, जमींदारी मतलब एक तरीके से ठेका, एक रीजन का मालिक हो गया। और मालिक किस अथॉरिटी का? तो रिवेन्यू अथॉरिटी का। किसका? रिवेन्यू अथॉरिटी का। उस रीजन का, उस स्पेसिफिक रीजन का जो आपका रिवेन्यू कलेक्शन होगा, उसे कलेक्शन करना, उसे रखना, उसको देखना, देख रेख करना, उस रीजन का पूरी अथॉरिटी किसकी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी। तो एक तरीके से कह दीजिए कि वो एरिया ही टेम्पररी रूप से उन्हें दे दिया गया। किन्हें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यही कालीकटा जो है आगे चल के कलकत्ता नाम से फेमस होता है, कलकत्ता। और कलकत्ता को जो है कि स्टेब्लिश्ड कौन करता है? यही पर्सन, जॉर्ज चार्नक। कलकत्ता का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? कलकत्ता शहर को बसाता कौन है? डेवलप कौन किया? तो जॉर्ज चार्नक ने जो है कि यहाँ पे किया। और यही कलकत्ता पहली बार 1701 एडी में अंग्रेजों का पहली प्रेसिडेंसी बनी, फर्स्ट प्रेसिडेंसी सिटी बनी। कौन? कलकत्ता। कब बनी? 1701 एडी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जो है कि बन गई। ओवरऑल 3 प्रेसिडेंसी हमने देखा। 3 प्रेसिडेंसी कौन सी? पहली कौन ही? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, है ना। इन 3 जो है कि प्रेसिडेंसी थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाद में चल के पहले कालीकटा से कलकत्ता शहर का डेवलपमेंट हुआ। कालीकटा से जो है कि डेवलप हुआ किसका? कलकत्ता का। और यह आगे चल के डेवलप हुआ किस फॉर्म में? तो ये प्रेसिडेंसी बन गई, और प्रेसिडेंसी के बाद ये क्या बन गया? प्रेसिडेंसी के बाद तो यह ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल बन गया, राजधानी बन गई। और यह राजधानी कब तक बनी रही? तो 1911 एडी तक यह राजधानी बनी रही। कब तक? दिल्ली दरबार तक। और 1911 एडी में क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार लगता है। और दिल्ली दरबार में 1912 एडी में जो राजधानी बनती है, राजधानी किसे बना दिया जाता है? दिल्ली को। और तब से लेके आज तक हमारी राजधानी कौन है? दिल्ली। ये कलकत्ता का पूरा जो है क्या रहता है? सफर रहता है। सबसे पहले कालीकटा जो है कि जो एक प्लेस था, वहां से कलकत्ता एक सिटी डेवलप हुआ। सिटी डेवलप किसने किया? नाम बताओ जल्दी फटाफट। जॉर्ज चार्नक ने।
चारनाक ने जो कि डेवलप किया। ठीक है, उसके बाद पहले प्रेसिडेंसी बनी और प्रेसिडेंसी के बाद जो है कि राजधानी, फिर राजधानी जो है कि बनी रही 1911 AD तक। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली जो है कि चलता रहा। यहीं पे एक काम और होता है, यहीं पे कलकत्ता में जो है कि एक काम और होता है, यहाँ पे फोर्ट विलियम्स की स्थापना की गई। किस फोर्ट विलियम्स की स्थापना की गई? फोर्ट विलियम्स। और फोर्ट विलियम्स एज ए ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया गया। कैसे डेवलप किया गया? एज ए ट्रेनिंग सेंटर। और ट्रेनिंग सेंटर होता यहाँ पे ट्रेंड किसे किया जाता था? ट्रेनिंग सेंटर की तरह डेवलप किया गया। और ट्रेंड यहाँ पे किया किसको जाता था? आर्मी। पैरा मिलिट्री ऑफिसर्स। किन्हें? पैरा मिलिट्री ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है एक चीज और। अब यहाँ पे सुनहरा फरमान या कह लीजिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या सुनहरा फरमान, एक और मिलता है। और ये कब मिलता है? 1717 AD में मिलता है, AD में। ठीक है, और इसके यहां से क्या किया जाता है कि 1000 रुपए के न्यूनतम शुल्क पे 3 रीजन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन 3 रीजन से फ्री ट्रेड के लिए फैसिलिटी मिल जाती है। और इन तीनों के लिए साथ साथ एक और चीज था, सूरत जो पोर्ट था, सूरत बंदरगाह, जो सूरत पोर्ट था, उससे भी जो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री में जो है कि ट्रेड या व्यापार करने के लिए छूट दे दी जाती है। और साथ साथ इसमें एक चीज और किया जाता है कि बॉम्बे में सिक्का ढालने की परमिशन दे दी जाती है, बनाने की परमिशन दे दी जाती है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें जो है कि एक साथ मिल गई। क्या क्या मिल गया? अब पहले तो एक बड़ा रीजन मिल गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये बड़ा जो है कि रीजन मिल गया जहां से इजीली जो है कि ट्रेड किया जा सकता है। एक तो ये मिल गया, साथ ही साथ दूसरा क्या मिल गया? सूरत पोर्ट मिल गया फ्री ट्रेड के लिए। और तीसरी चीज क्या मिल गई यहाँ पे? थर्ड चीज, तो बॉम्बे में आप अपना क्वाइन जो है कि बना सकते हैं, इसकी परमिशन मिल गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप क्या कीजिए, आप बनाते रहिए क्वाइन। यहाँ पे राजा ने परमिशन दे दिया। और राजा इस समय कौन था? इस समय राजा कुछ खास नहीं थे, सब टूटा हुआ था, है ना। तो परमिशन, क्योंकि अब आ गया ना टाइम, ये टाइम आ गया। औरंगजेब की डेथ हुए 10 साल हो गया, पूरा भारत जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया है, अलग अलग। तो बॉम्बे वाले रीजन में देखेंगे तो इस समय प्रियोरिटी पे थे मराठास। ठीक है, तो इस तरह का सीन जो है कि यहाँ पे बन जाता है। इसे कहा जाता है सुना। इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है अभी तक, नहीं, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है मैग्ना कार्टा। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था या ये जो सुनहरा फरमान था, इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है मैग्ना कार्टा। इसके लिए क्या यूज किया जाता है? मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा कई जगह यूज किया जाता है। अब पॉलिटी में मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? फंडामेंटल राइट को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। ठीक है, ओके। एक मैग्ना कार्टा स्पेशली जो है कि जो ब्रिटेन में पहली बार आपको जो है कि दिया गया था फंडामेंटल राइट, तो वहीं पे जो है कि उसके लिए टर्म यूज किया गया था। एक पहली बार लिखित रूप में दिया गया था यूएसए में, तो वो जो व्हाइट पेपर जो है कि इशू किया गया था, उसी टर्म में पहली बार टर्म यूज किया गया था मैग्ना कार्टा। तो फंडामेंटल राइट को ही बोला जाता है क्या? मैग्ना कार्टा। ठीक है, इतिहास में देखते हैं तो ये जो गोल्डन फरमान हुआ है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 1717 AD का, इसे बोलते हैं क्या? मैग्ना कार्टा। क्योंकि इसके तहत 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक जगह और मैग्ना कार्टा यूज करते हैं, शिक्षा में, एजुकेशन में भी एक मैग्ना कार्टा टर्म यूज करते हैं। एजुकेशन में मैग्ना कार्टा टर्म किसके लिए यूज करते हैं? शिक्षा में। तो शिक्षा में देखा जाए
तो एक है वुड्स Goods dispatch. घोषणा पत्र या डिस्पैच, घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच, इसके लिए टर्म यूज करते हैं क्या? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा इतनी जगह यूज होता है। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से प्रॉफिट क्या हुआ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक्चुअली पता क्या चला, मिला क्या, क्या हुआ बताइए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या हुआ? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा? सर उनको फायदा होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, कैसा फायदा होगा? इंपोर्ट ड्यूटी वो नहीं देंगे उस एरिया में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। हाँ, यहाँ पे अब देखेंगे ना, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यानी कि सुनहरा फरमान से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या सुनहरा फरमान, फरमान, इससे क्या होगा? इससे दो चीजें होंगी। पहला होगा क्या? तो पैसों की बचत, पैसों की बचत होगी, पैसों की बचत है ना, और दूसरा होगा समय की बचत, समय की बचत। ये दो चीज होगा। पैसों की बचत कैसे होगी ये तो क्लियर पता चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। अब जो बार बार जो है ना, एक ही प्रोडक्ट पे टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स कम हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट जो है कि मिनिमम हो जाएगी, जो लागत है आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और लागत कम हो जाएगी तो प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरी चीज है, दूसरी चीज समय की बचत होगी। समय की बचत कैसे होगी? समय अलग अलग टैक्स इंपोज कर देते हो, तो अलग अलग टैक्स जब इंपोज कर देते हो ना अलग अलग गुड्स पे, तो चेक करना पड़ता है थैला खोल खोल के बैग। जैसे आप मॉल में जाते हो, मॉल में जाते हो तो वहाँ शॉपिंग करने के बाद जब वहाँ से बाहर निकलोगे तो वहाँ पे गेटमैन खड़ा होगा, कहेगा रिसिप्ट दिखाओ पहले, कौन कौन सा सामान आपने परचेज किया है। आपका बैग पूरा जो है कि चेक होगा वहाँ पे पहला, कि कौन कौन सा आपने जो है कि सामान परचेज किया है और उसका बिल आपके पास है कि नहीं है। इट मीन्स कि आपका 1-2 मिनट जो है कि बिना वजह जो है कि क्या हो गया, खर्च हो गया, टाइम लग गया। और ये तो आपका एक छोटे से थैले के कॉन्टेस्ट में है ना। अब समझिए कि आप 10 ट्रक जो है कि सामान परचेज कर रखी हैं, अब उसको तो चेकिंग करने में ही पूरा दिन चला जाएगा, निकल जाएगा। और जैसे ही पूरा दिन, 1 दिन या 2 दिन स्पेंड हो गया चेकिंग में ओनली, तो वो कास्ट क्या होगी, लागत बढ़ जाएगी तुरंत। ट्रेड पे लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। अब वो जो आपने जो मीन्स लिया होगा, जो साधन लिया होगा, उसका किराया बढ़ जाएगा। और पूरा दिन अगर एक ही जगह स्पेंड कर दिए तो मेंटेनेंस कास्ट आएगा, खाने पीने की चीज़ें आएंगी और सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 दिन का जो मेंटेनेंस कास्ट था वो तो बढ़ गया, और साथ ही साथ आपका जो ट्रेड था ना, ट्रेड में थोड़ी सी रुकावट आ गई, यानी कि एक जो फ्लो होना चाहिए ट्रेड का, वो फ्लो नहीं बन पाएगा, वो फ्लो टूट जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी जो ट्रेड है वो नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ साथ आपके ट्रेड को स्पीड नहीं मिलेगी। अब एक ही बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मैटर ही नहीं है कि हम क्या सामान ले जा रहे हैं, क्या सामान नहीं ले जा रहे हैं, चेक ही नहीं करना है। और चेक नहीं करना है तो 2 चीजें होंगी, एक तो आपका कास्ट भी जो है कि इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो ट्रेड है, ट्रेड को क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। जहां पे ट्रेड 2 दिन में होता था, 3 दिन में होता या हफ्ते दिन लगता था, जहां पे ट्रेड आपको 7 डेज लगते थे, वहां पे पता चला कि आपका 5 डेज में हो गया। समय भी बचा और आपका पैसा भी बचा, दोनों कंडीशन बच गई।
अब इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज कॉमन हो जाएगी, क्या ओवरऑल देखा जाए तो एक चीज हमें कॉमन देखने को मिलती है, क्या चीज, तो यहां पे लाभ की स्थिति मजबूत होगी, लाभ की स्थिति बनेगी, प्रॉफिट की स्थिति बनेगी। और जब लाभ बनेगा, लाभ जब प्रॉफिट बनेगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जब होगा ना तो पैसा ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा मतलब कि पैसा ज्यादा, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इनहेंस होगी, बढ़ जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी आपकी इनहेंस हो जाएगी ना, तब आपकी आर्मी स्ट्रांग होगी। फिर आपका जो है कि मीन्स है, जो साधन वगैरह हैं, साधन, उनको आप और क्या करोगे, बढ़ाओगे, संसाधन को, साधन को क्या करोगे आप, बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। आधारभूत संरचना डेवलप करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। संरचना, आधारभूत संरचना मतलब क्या, उस समय अंग्रेजों के लिए आधार इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब था, फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी कर दिए बड़े लेवल पर, फैक्ट्रियां लगा दी बड़े लेवल पर, तो ये सारा काम होने लगेगा। और इस तरीके से क्या होगा, जब आपका आर्मी स्ट्रांग हो गई, मीन्स यानी कि साधन आपके स्ट्रांग हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं वो एडवांस हो गए, साथ ही साथ आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया। इसका मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो अब आपकी स्थिति पहले की तुलना में स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी जो प्रेजेंस है ना रीजन में वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। और इस सिचुएशन में अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है किसका काम, तो ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश एम्पायर अब यहीं से बनना जो है कि स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक दो वार करती है। सबसे पहले क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये तो कम इंपॉर्टेंट है, बक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि या प्रयागराज की संधि, ट्रीटी ऑफ प्रयागराज, है ना। और ट्रीटी ऑफ प्रयागराज किसके किसके बीच होता है, किसके किसके बीच, तो ट्रीटी ऑफ प्रयागराज 3 पर्सन के बीच होता है। वो 3 पर्सन कौन कौन से हैं, तो शाह शुजा, मीर कासिम, इन 3 लोगों की ज्वाइंट आर्मी बनती है और यही जो है कि डिफीट होते हैं कहाँ पे, बक्सर के युद्ध में। और बक्सर के युद्ध के बाद ही ये ट्रीटी होती है ना। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, यहीं से स्टार्ट हो जाता है भारत में ब्रिटिश एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट। यहीं से डायarchy जो है कि सिस्टम जो है कि लागू किया जाता है, यानी कि कह लीजिए कि द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है और यहीं से सारी प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कि पूरी जो स्टोरी थी ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है आपकी डेनिश कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 3 कंपनियां हमने देख ली, 2 कंपनियां और हमें देखना है। डेनिश का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1616 एडी में, 1616 एडी में, ठीक है। और इस समय रूलर कौन थे, डेनमार्क के क्रिस्टियन IV, ये यहाँ के रूलर थे, है ना। उसके बाद यह कंपनी बन गई और कंपनी बनने के बाद यह भारत आई, और भारत में पहली बार 1620 एडी में फर्स्ट फैक्ट्री, पहली कंपनी कहाँ पे खोली, ट्रैंकोवार। पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली, ट्रैंकोवार में, ठीक है। ट्रैंकोवार कहाँ पे पड़ता है, किस रीजन में, तमिलनाडु में। कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। और उस समय जो है कि यहाँ पे तंजौर रीजन था, तंजौर के राजा थे आपके रघुनाथ नायक राजा थे, उन्हीं से जो है कि यह सारा काम हुआ था। और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री खोली जाती है आपकी
बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 एडी में बंगाल के श्रीरामपुर कहाँ पे है ये? बंगाल। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है किया सारा काम होता है। अब इसी समय देखते हैं ना, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का टाइम पीरियड चल रहा था। और इसने क्या काम किया ना, इसने वहाँ पे जो डेनिश थे, जो डेनमार्क थे, डेनमार्क पे अटैक करके वहाँ के आर्मी को जो है कि डिफीट कर देता है, यानी कि हरा देता है। हराने के बाद जैसे ही वहाँ पे ये काम होता है, वैसे ही जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स वो 18 जनवरी में आपके 1808 एडी में क्या काम करते हैं कि हुगली पे जितने भी जहाजें थी, किनकी? डेनिशों की जितनी भी शिप्स थी, कहाँ पे? हुगली पे। हुगली कहाँ पड़ता है? बंगाल में कोलकाता से नीचे एक पोर्ट है, छोटा सा का, ठीक है, अच्छा है, वो भी डेवलप है, हुगली। अब यहाँ पे अप्रॉक्स 7 शिप थी, 7 शिप डेनिशों की। इन 7 शिप्स को क्या किया गया? तो कब्जे में ले लिया गया, जब्त कर लिया गया। और जब जब्त कर लिया गया ना, तो डेनिशों ने वार करना, बैटल लड़ना सही नहीं समझा कि युद्ध करना जरूरी है नहीं। उन्होंने क्या किया? उसके बाद 1854 एडी तक जो भी रीजन बचा हुआ था इनके पास, इन्होंने वो सारा रीजन, वो सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडओवर की और हैंडओवर करके भारत से निकल गए। तो डेनिशों का बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बस ये छोटा सा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में डेनिशों से पूछा जाता है, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी कंपनी मिलती है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और वह जो है कि ज़्यादा उसका रोल भी देखने को मिलता है, वो है फ्रांसीसी कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्या? कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट प्राइवेट कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। जबकि फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंटेड कंपनी थी, गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती थी, गवर्नमेंट ने इसे बनाया था, है ना। इस समय क्या होता है कि 1664 एडी में, कब ये बनती है? 1664 एडी में ये एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। इस समय रूलर कौन था? तो लुई 14 या लुइस 14वां लुइस 14वां यहाँ का कौन था? शासक था। और यहाँ का मंत्री जो था, मिनिस्टर कोलवर्ट। और कोलवर्ट के लीडरशिप में इसी के लीडरशिप में फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया जाता है। और उसके बाद भारत यह पहुंचती है कब? भारत कब पहुंचती है? तो 1667 एडी में भारत आ जाती है। ये कंप्लीट रूप से क्या था? गवर्नमेंटेड कंपनी थी, यानी कि सरकारी कंपनी थी। कंप्लीट रूप से कैसी जो है कंपनी थी आपकी? ये सरकारी कंपनी थी, सरकारी। और इसने जो है कि पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? सूरत में। पहली फैक्ट्री सूरत में कब? तो 1668 एडी में। कारखाना या फैक्ट्री जो भी बोलना है बोल लीजिए। फैक्ट्री कहाँ पे खोली? सूरत में। पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोल दी इन्होंने? सूरत में, ठीक है। और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे खुली? सेकंड
सेकंड मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। और उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपना ट्रेड सेंटर किसे डिसाइड किया, ट्रेड सेंटर, तो 1673 में ट्रेड सेंटर यानी व्यापारी केंद्र, किसे बनाया, तो पौंडीचेरी को, किसे बनाया, या पौंडीचेरी को, पौंडीचेरी को, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे सेंटर बनाया, पहला सेंटर कोलकाता को। इन्होंने किसे बना, अच्छा उसके अलावा देखेंगे ना तो मद्रास में उनका सेंटर था साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में अगर पूछे, साउथ इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेंटर तो मद्रास, वेस्टर्न कोस्ट पे बम्बई, ईस्टर्न कोस्ट पे कोलकाता, ठीक है। जबकि फ्रांसीसियों ने कहां पे एस्टेब्लिश किया, पौंडीचेरी, ठीक है। और उसके बाद पोर्टुगीज ने गोवा को बनाया, हाँ गोवा को बनाया। अब यहाँ पे किलेबंदी वगैरह जो है कि स्टार्ट होता है सारा जो है कि सिस्टम, और यहाँ पे झड़प स्टार्ट होता है धीरे धीरे। क्या होता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा वर्चस्व के लिए। फ्रांसीसी चाहते थे कि हम यहाँ पे प्रॉफिट की कंडीशन में रहें इंडिया से ट्रेड करने में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हम यहाँ पे क्या करें, फ्रांसीसी चाहते थे कि यहाँ पे हम क्या काम करें कि यहाँ पे प्रॉफिट की कंडीशन में कौन रहे, हम रहें। और इसको लेके जो है ना, इसको लेके अब बहुत सारा जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और पहला जो हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है आंग्ल फ्रांसीसी वार, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है एंग्लो कर्नाटक वार, ठीक है। इसमें अब ये ब्रिटिशर्स भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है कि काम करते हैं। पहले जो है कि जो आपका चंद्रनगर है बंगाल वाला रीजन में, उसे कैप्चर करते हैं, उसे अपना सेंटर बनाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो 1721 में मॉरिशस को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट 1725 में देखते हैं तो मालाबार जो है कि रीजन वाला जो है कैप्चर करते हैं, कराईकल फिर जो है कैप्चर करते हैं। ऐसे जो है कि एक बहुत ही कह लीजिए कि इलिजिबल गवर्नर आता है फ्रांसीसियों में, जिसका नाम होता है डुप्ले। यही पूरा कर्नाटक वार जो है कि लीड करता है। हालांकि बीच में इसे क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंपनियों का पूरा जो है कि आपका क्रम रहा, कौन सी कंपनी आई, कहाँ पे कौन सा काम किया, कौन कौन से जो है कि ट्रीटी वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह, क्या क्या चीज़ें थी, ये सारा जो है कि काम हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में जो हमें देखना है वो कर्नाटक वार से स्टार्ट करना है, यानी कि अब फ्रांसीसी और अंग्रेजों का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। दोनों अपने अपने इम्पोर्टेंस को इस्टेब्लिश करने में इंडिया में लग जाएंगे, और यहीं पे पहला बैटल हमें देखने को मिलता है कर्नाटक के साथ। तो कर्नाटक की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में कल देखा जाएगा। हालांकि एक ही क्लास में कर्नाटक से आगे निकल जाएगा, लेकिन अभी से कल देखा जाएगा।